आज हम एनसीईआरटी सीरीज में भूगोल की एनसीईआरटी के क्लास 11 के भाग 1 पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आगे आपको बहुत कुछ नया और कॉन्सेप्ट बेस्ड सीखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका मेंटर और आज हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच कहूं तो बेहद जरूरी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, भूगोल यानी ज्योग्राफी। अक्सर होता क्या है कि हम इसे बस पहाड़ों, नदियों और नक्शों का विषय मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी दुनिया, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। ये वो चाबी है जिससे हम अपनी दुनिया को और सही मायनों में अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले तो हम इसी सवाल से शुरू करेंगे कि आखिर भूगोल पढ़ना जरूरी ही क्यों है। फिर हम इसकी असल परिभाषा और इसके स्वभाव को टटोलेंगे, मतलब ये विषय असल में है क्या। इसके बाद एक बहुत ही मजेदार हिस्सा आएगा जहां हम देखेंगे कि कैसे भूगोल अकेले खड़ा नहीं है, बल्कि ये तो विज्ञान और समाज के कई दूसरे विषयों को जोड़ने वाला एक पुल है। फिर हम इसके अध्ययन के दो मुख्य तरीकों पर बात करेंगे और इसकी अलग अलग शाखाओं में गोता लगाएंगे। और अंत में आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में भूगोल कितना प्रासंगिक है, इस पर चर्चा करते हुए बात को समाप्त करेंगे। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा पर निकलते हैं। तो सबसे पहले वो सवाल जो किसी भी नए छात्र या सीखने वाले के मन में आता है, आखिर ये भूगोल क्यों? मतलब स्कूल में एक विषय था, पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन उससे आगे असल जिंदगी में इसकी क्या जरूरत है? ये सिर्फ कुछ जगहों के नाम याद करने से ज्यादा और क्या है? बिल्कुल सही सवाल, और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब तक हम किसी विषय की जरूरत नहीं समझते, उसमें रुचि नहीं आती। तो सवाल यही है कि एक विषय के तौर पर, एक ज्ञान की शाखा के तौर पर भूगोल हमें क्या देता है? क्यों किसी को इसे गहराई से समझना चाहिए? इसका जवाब सच कहूं तो हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। हम सब इस पृथ्वी पर रहते हैं और हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हम अपने आसपास के माहौल से, अपने परिवेश से प्रभावित न हों। जरा सोचिए, हम सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन पर निर्भर हैं। ये सब कहाँ से आता है? हमारे भौगोलिक परिवेश से। आदिम समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पूरी तरह से प्रकृति की गोद में थे। क्या खाना है, कहाँ रहना है, सब कुछ प्रकृति तय करती थी। पर आज भी, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी, क्या हम प्रकृति से अलग हो पाए हैं? नहीं, हम आज भी जमीन, मिट्टी और पानी का इस्तेमाल करके ही फसलें उगाते हैं। सर्दियां आती हैं तो गर्म कपड़े निकलते हैं, गर्मियां आती हैं तो खान पान बदल जाता है। ये सब क्या है? ये भूगोल ही तो है जो हमारे जीवन को हर पल आकार दे रहा है। असल में पृथ्वी पर जो इतनी विविधता है, कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं तो कहीं सूखे रेगिस्तान, कहीं घने जंगल हैं तो कहीं विशाल मैदान। इस विविधता को और इसके असर को समझने का विज्ञान ही भूगोल है। वाह, मतलब ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि पहाड़ कहाँ है, बल्कि ये समझना है कि उस पहाड़ के होने से वहाँ के लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि पंजाब में गेहूं ज्यादा होता है और बंगाल में चावल, तो इसके पीछे सिर्फ लोगों की पसंद नहीं है, बल्कि वहाँ की समतल भूमि, जलोढ़ मिट्टी, पानी की उपलब्धता और जलवायु जैसे भौतिक कारण हैं। और फिर इन्हीं कारणों से वहाँ की संस्कृति, खान पान और त्योहार भी जुड़े होते हैं। भूगोल हमें इन्हीं अदृश्य धागों को देखना सिखाता है, जो भौतिक और सांस्कृतिक दुनिया को एक साथ बुनते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा, और ये तो बस एक पहलू है। आज की दुनिया में भूगोल का ज्ञान हमें बहुत प्रैक्टिकल और आधुनिक कौशल भी देता है। एक ग्लोब जो कि पृथ्वी का 3D मॉडल है, उसे 2D मैप पर कैसे दिखाया जाए और उस मैप को पढ़कर दुनिया को कैसे समझा जाए, ये एक बहुत बड़ा कौशल है। किसी भी इलाके को देखकर उसकी बनावट को समझने की एक विजुअल समझ विकसित होती है। और सबसे बड़ी बात, आज का भूगोल सिर्फ किताबों में नहीं है। अब हमारे पास ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS जैसी तकनीकें हैं, जो डेटा की कई परतों को एक नक्शे पर डालकर विश्लेषण करती हैं, या कंप्यूटर कार्टोग्राफी है जो हमें बेहतरीन नक्शे बनाने में मदद करती है। ये वो स्किल्स हैं जो आज शहरी नियोजन से लेकर आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर क्षेत्र में विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। ये हमारे जीवन से जुड़ा है और आधुनिक भी है। पर चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इस विषय की आत्मा क्या है? आखिर भूगोल है क्या? इसकी सटीक परिभाषा क्या है? देखिए, किसी भी विषय को समझने के लिए उसके नाम को समझना बहुत जरूरी होता है। ज्योग्राफी शब्द आज जितना आम लगता है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। इसका सबसे पहला इस्तेमाल एक ग्रीक विद्वान इराटोस्थेनीज ने किया था, आज से लगभग 2200 साल पहले।
सोचिए, ये शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन। तो इसका सीधा और सरल मतलब निकलता है पृथ्वी का वर्णन। कितना आसान है ना? पृथ्वी का वर्णन, ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है। तो क्या भूगोल सिर्फ पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठी करके उसे लिख देना है? नहीं, यही पर बात गहरी हो जाती है। समय के साथ विद्वानों ने महसूस किया कि ये परिभाषा अधूरी है। उन्होंने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा। उन्होंने कहा कि भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, मानव के निवास के रूप में, ये 3 शब्द पूरी परिभाषा बदल देते हैं। इसका मतलब है कि हम पृथ्वी को सिर्फ एक चट्टानी गोले के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि हम उसे इंसान के घर के रूप में देख रहे हैं। और जैसे ही हम घर की बात करते हैं, तो घर में रहने वाले यानी इंसान और घर यानी प्रकृति, इन दोनों का रिश्ता अपने आप अध्ययन का केंद्र बन जाता है। बिल्कुल, और इसी रिश्ते को समझने की कोशिश ने भूगोल को एक वर्णनात्मक विषय से एक वैज्ञानिक विषय में बदल दिया। भूगोल का विकास 3 सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला सवाल है क्या, यानी धरातल पर कौन सी प्राकृतिक और सांस्कृतिक चीजें मौजूद हैं। फिर दूसरा सवाल आता है कहाँ, यानी ये चीजें पृथ्वी पर कहाँ-कहाँ फैली हुई हैं, उनका वितरण कैसा है। शुरुआती भूगोलवेताओं ने इन 2 सवालों पर बहुत काम किया, लेकिन असली विज्ञान तब शुरू हुआ जब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा, क्यों। अगर किसी जगह कपास की खेती होती है तो क्यों होती है, अगर किसी शहर की आबादी बहुत ज्यादा है तो क्यों है। ये क्यों वाला सवाल ही हमें कारण और प्रभाव के उस रिश्ते तक ले जाता है जो किसी भी विज्ञान की रीढ़ होता है। हाँ, और ये रिश्ता कोई एक तरफा नहीं है, ये एक अंतःक्रिया है, एक 2 वे प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने सब कुछ तय कर दिया और इंसान बस उसे झेल रहा है। नहीं, इंसान ने प्रकृति के साथ खुद को ढाला है, जिसे हम अडैप्टेशन कहते हैं। उसने तकनीक का इस्तेमाल करके प्रकृति में बदलाव भी किए हैं, जिसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। इंसान ने नदियों पर बांध बनाए, पहाड़ों में सुरंगें खोदी, रेगिस्तान में नखलिस्तान बना दिए। तो हमें एक तरफ मानवीकृत प्रकृति दिखती है और दूसरी तरफ प्रकृति प्रभावित मानव। भूगोल इसी गतिशील, कभी न खत्म होने वाले संवाद का अध्ययन है, जहां दोनों एक दूसरे को लगातार बदल रहे हैं। बहुत खूब। और जब हम इस 2 तरफा रिश्ते की बात करते हैं, तो ये अपने आप साफ हो जाता है कि भूगोल कोई अकेला आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं हो सकता। प्रकृति को समझने के लिए हमें भौतिक विज्ञान चाहिए और मानव को समझने के लिए हमें सामाजिक विज्ञान। भूगोल इन दोनों को जोड़ता है, इसीलिए इसे एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटिंग साइंस कहा जाता है। ये संश्लेषण का विज्ञान है। ये अलग अलग जगहों से ज्ञान लेता है और उसे एक समग्र तस्वीर में पिरोता है। ये स्लाइड इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। इसे एक माइंड मैप की तरह देखिए। केंद्र में भूगोल है और इससे कई शाखाएं निकल रही हैं। एक तरफ भौतिक भूगोल को देखिए। ये भूविज्ञान यानी जियोलॉजी से जुड़ा है, क्योंकि इसे जमीन की बनावट समझनी है। ये मौसम विज्ञान यानी मीटेरियोलॉजी से जुड़ा है, क्योंकि इसे जलवायु समझनी है। ये जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ मानव भूगोल है। ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से जुड़ा है, क्योंकि इसे व्यापार और संसाधन समझने हैं। ये समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी से जुड़ा है, क्योंकि इसे समाज को समझना है और इतिहास से भी इसका गहरा नाता है। तो भूगोल एक ऐसा चौराहा है जहां कई रास्ते आकर मिलते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है, कालिक संश्लेषण और स्थानिक संश्लेषण। इसे थोड़ा और आसान करके समझना चाहेंगे। देखिए, इतिहास क्या करता है, वो समय यानी काल के धागे में घटनाओं को पिरोता है। 1857 में क्या हुआ, फिर 1947 में क्या हुआ, ये है कालिक संश्लेषण यानी टेम्पोरल सिंथेसिस। और भूगोल क्या करता है, वो स्थान यानी स्पेस के कैनवस पर चीजों को एक साथ रखकर देखता है। एक ही समय में हिमालय में क्या हो रहा है, गंगा के मैदान में क्या हो रहा है और तटीय इलाकों में क्या हो रहा है। ये है स्थानिक संश्लेषण यानी स्पेशल सिंथेसिस। और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे इतिहास में भारत पर जितने भी आक्रमण हुए, वो ज्यादातर उत्तर पश्चिम के दर्रों से हुए। क्यों? क्योंकि बाकी तरफ हिमालय और समुद्र एक भौगोलिक बाधा थे। तो देखिए कैसे भूगोल ने इतिहास की दिशा तय की। अच्छा, तो ये तो साफ है कि भूगोल का दायरा बहुत बड़ा है। ये प्राकृतिक विज्ञान भी है और सामाजिक भी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े विषय को पढ़ने का तरीका क्या है? क्या इसके अध्ययन के कुछ अलग अलग दृष्टिकोण यानी अप्रोचेज हैं? हाँ, बिल्कुल।
और ये भूगोल की एक बहुत ही दिलचस्प बहस रही है जिसे हम द्वैतवाद या डुअलिज्म कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो प्रमुख दृष्टिकोण सामने आते हैं। पहला है क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक दृष्टिकोण। इसे जर्मनी के महान भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने आगे बढ़ाया। इसमें हम किसी एक भौगोलिक तत्व को पकड़ते हैं, मान लीजिए ज्वालामुखी, और फिर पूरी दुनिया में उसका अध्ययन करते हैं। दुनिया में ज्वालामुखी कहाँ-कहाँ है, वो क्यों बनते हैं, उनके कितने प्रकार हैं। ये एक तरह से स्पेशलाइजेशन वाला तरीका है। इसके ठीक उलट दूसरा दृष्टिकोण है प्रादेशिक या रीजनल दृष्टिकोण, जिसे हम्बोल्ट के ही समकालीन कार्ल रिटर ने विकसित किया। इसमें हम पूरी दुनिया को अलग अलग प्रदेशों या रीजन्स में बांट देते हैं, जैसे सहारा मरुस्थल या गंगा का मैदान, और फिर हम किसी एक प्रदेश को चुनकर उसके अंदर मौजूद सभी चीजों का एक साथ अध्ययन करते हैं। वहां की जमीन, जलवायु, वनस्पति, लोग, अर्थव्यवस्था, सब कुछ। ये एक तरह से समग्र या होलिस्टिक तरीका है। और एक और द्वैतवाद या बहस जो इस विषय में हमेशा से रही है, वो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच की। मतलब किस पर ज्यादा जोर दिया जाए, प्रकृति पर या मानव पर। शुरुआत में विद्वानों का झुकाव भौतिक भूगोल की तरफ ज्यादा था। उन्हें लगता था कि प्रकृति ही सब कुछ निर्धारित करती है। लेकिन धीरे धीरे ये समझ बनी कि अरे, मानव तो खुद धरातल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने तो अपनी संस्कृति और तकनीक से पूरे भूदृश्य को ही बदल दिया है। इस सोच के बाद मानव भूगोल का बहुत तेजी से विकास हुआ। आज ये माना जाता है कि दोनों को अलग करके देखना ही गलत है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो इन दृष्टिकोणों और बहसों से ही भूगोल की अलग अलग शाखाओं का जन्म हुआ होगा। चलिए, आप जरा इसके परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। अगर हम क्रमबद्ध दृष्टिकोण को आधार माने, तो भूगोल को मुख्य रूप से किन शाखाओं में बांटा जा सकता है? हाँ, तो सबसे पहला और बड़ा हिस्सा है भौतिक भूगोल। ये पृथ्वी के भौतिक यानी नॉन लिविंग पार्ट्स का अध्ययन करता है। इसकी भी अपनी उपशाखाएं हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी, जो ये अध्ययन करता है कि ये पहाड़, पठार, मैदान कैसे बने और समय के साथ कैसे बदलते हैं। फिर है जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी, जो मौसम और जलवायु के पैटर्न को समझता है। जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी, जो पृथ्वी पर मौजूद जल यानी समुद्र, नदियों, झीलों और ग्लेशियरों का अध्ययन करता है। और मृदा भूगोल या सॉइल ज्योग्राफी, जो हमारी सबसे कीमती चीजों में से एक मिट्टी के बनने की प्रक्रिया, उसके प्रकार और उसके वितरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल के बाद दूसरा बड़ा हिस्सा है मानव भूगोल। ये इंसान और उसकी गतिविधियों पर केंद्रित है। ये भी बहुत विविध है। इसमें आता है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जो समाज, संस्कृति, भाषा, धर्म का स्थानिक वितरण देखता है। फिर है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, जो आबादी के वितरण, घनत्व, वृद्धि और गांव शहरों की बसावट का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन जैसी मानवीय आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है। ऐतिहासिक भूगोल समय के साथ भूदृश्यों में आए बदलावों को देखता है। और राजनीतिक भूगोल देशों की सीमाओं, उनके आपसी संबंधों और चुनावी पैटर्न जैसी चीजों का अध्ययन करता है। और जहां ये दोनों यानी भौतिक और मानव भूगोल आकर मिलते हैं, उस संगम से एक तीसरी महत्वपूर्ण शाखा निकलती है, जीव भूगोल या बायोजोग्राफी। ये पृथ्वी के लिविंग पार्ट्स यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का अध्ययन करती है। इसी के तहत हम पादप भूगोल यानी प्लांट ज्योग्राफी, जंतु भूगोल यानी ज़ूओज्योग्राफी और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण भूगोल भी इसी का एक हिस्सा है, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक हो गया है। तो हमने भूगोल की परिभाषा से लेकर उसकी शाखाओं तक की एक लंबी यात्रा की। अब अंत में सवाल पर आते हैं कि आज के इस हाईटेक डिजिटल युग में, जहां सारी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है, वहां भूगोल की क्या प्रासंगिकता बची है? यही तो सबसे मजेदार बात है। तकनीक ने भूगोल को पुराना नहीं बल्कि और भी ज्यादा शक्तिशाली और प्रासंगिक बना दिया है। आज का भूगोल सिर्फ ग्लोब और एटलस तक सीमित नहीं है। अब हमारे पास भूस्थानिक तकनीकें यानी जियोस्पेशियल टेक्निक्स हैं, जिन्होंने इसमें क्रांति ला दी है। सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग की तकनीक हमें सैटेलाइट के जरिए बिना किसी जगह पर गए वहां के जंगलों, फसलों या बाढ़ की स्थिति का पता लगाने की ताकत देती है। भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS कंप्यूटर पर एक जादुई नक्शा बनाने जैसा है, जहां हम अलग अलग डेटा को एक साथ रखकर विश्लेषण कर सकते हैं। और GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ने तो लोकेशन की दुनिया ही बदल दी है। आज हर स्मार्टफोन में मौजूद ये तकनीकें भूगोल को एक कटिंग एज साइंस बनाती हैं।
तो अंत में हम रिचर्ड हार्टशॉन के इस कथन के साथ अपनी बात समाप्त कर सकते हैं, जो इस विषय के सार को पकड़ता है। भूगोल का अंतिम उद्देश्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ है, बल्कि ये समझाना है कि वो वहाँ क्यों है और एक जगह दूसरी जगह से अलग क्यों है। यही क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और उसकी व्याख्या ही भूगोल की आत्मा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जिस तेजी से इंसान पृथ्वी को बदल रहा है, क्या भविष्य में भूगोल का अध्ययन मानव निर्मित संकटों को समझने और सुलझाने का सबसे बड़ा विज्ञान बन जाएगा? सोचिएगा जरूर।